जेडीयू में वक्फ बिल को लेकर नाराजगी दिख रही है। जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन को लेकर गुलाम गौस पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। गुलाम गौस ने बिल को असंवैधानिक बताया है और राष्ट्रपति से बिल को वापस भेजने की मांग की है। साथ ही सरकार से भी बिल वापस लेने की मांग की। गुलाम गौस ने वक्फ की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। गुलाम गौस ने शायराना अंदाज में निशाना साधते हुए कहा कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला हमें क्या देगा। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26 के विरुद्ध है। 14 जो है हमें समानता का अधिकार देता है। 25 जो है हमें धार्मिक आज़ादी की गारंटी देता है। मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके से किसान या कृषि विधेयक को वापस लिया गया था जनहित में, उसी तरह से इस बिल को भी सरकार वापस ले। मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरे हक में फैसला क्या देगा। हमें उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। राष्ट्रपति जी से मेरा अनुरोध होगा कि इस बिल पर गौर करें और इसको वापस करें। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने हमेशा अल्पसंख्यकों के हित का ख्याल रखा है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर वोट की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। का सर्टिफिकेट चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सजा याफ्ता लालू यादव को मुफ्ती मोहम्मद शहीद अवार्ड मिला है, नीतीश कुमार जी को वह अवार्ड मिला है। नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर माना गया है। नीतीश कुमार जी गांधी, लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के और जननायक के विचारधारा को सरजमी पर उतार दिया। नहीं तो मुसलमान पंचायती राज का हिस्सेदारी हो जाता। कोई पसमंदा मुसलमानों के बारे में विचार करता था, परित्यक्ता नारी के बारे में कोई विचार करता था, कब्रिस्तान की घेराबंदी का विचार करता था। माननीय नीतीश कुमार जी को सारे तबकों का वोट मिला है और मुसलमानों को इस बात का एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको सुरक्षा दिया, संरक्षण दिया और साथ ही मेरे जीवन दशा में बदलाव के लिए चिंतन करके कार्य योजना बनाया। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि वक्फ बिल को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी वो अब दूर हो चुकी हैं। इस बिल के एक्शन में आने के बाद पसमानदा मुसलमानों को काफी लाभ होगा। लोग भी भ्रम फैला रहे थे कि इसमें संशोधन से नुकसान होगा मुस्लिमों का। सच में मुस्लिमों का नुकसान नहीं होना है, आम मुस्लिमों का बहुत लाभ होने वाला है इससे। जो पसमानदा समाज के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन भी के लोग मुसलमान वर्ग के बीच भी हैं, उनका बहुत ही लाभ होगा इस बिल के पारित हो जाने के बाद, एक्शन में आने के। और संसद के नेताओं के खूब भाषण सुने होंगे आप। वक्फ बिल को लेकर जोरदार और तीखी बहस भी आपने सुनी होगी। नेताओं की जुबानी जंग भी आपको हमने दिखाए हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में नेताओं की शेरो शायरी ने लोगों को अपनी ओर खूब खींचा। एक से बढ़कर एक शायरी के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष सवाल और जवाब देने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए आपको पहले सुनाते हैं सदन में किस तरह से शेरो शायरी की भरमार रही। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमा ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? तो इसे एक शेर में कहूंगा कि मरीजे सेकुलर इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दबा की। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहां चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। केंद्र सरकार की ओर से लाया गया वक्फ पर नया संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है और इसी के साथ राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही वक्फ का नया कानून बन जाएगा। इस पर संसद में वक्फ संशोधन को लेकर खूब बहस हुई और जोरदार बहस हुई। आपको सबसे पहले देश की संसद में तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच तीखी बहस सुनाते हैं। कैसे वक्फ को लेकर नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे, ये रिपोर्ट देखिए। भाई
करने, थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे होंगे और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण मान्यवर भाई बैठो मान्यवर बैठो। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा है। मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब 250 साल तक वो हुकूमत ही नहीं रही तो उस हुकूमत के फरमान की लेजिटिमेसी कैसे हो सकती है? ये मैं कानूनविदों के लिए भी एक फूड फॉर थॉट रखने की बात करता हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये किन हुकूमतों की बात कर रहे हैं सभापति महोदय? अगर सूरत नगर निगम पे दावा है मुगल के जमाने का और तमिलनाडु के मंदिर पर अरकाट के नवाब का, सभापति महोदय ये वो हुकूमतें थी जो जजिया लगाती थी, ये वो हुकूमतें थी जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट रखती थी, ये वो हुकूमतें थी जो गाजी की बात करती थी। क्या भारत के संविधान में उन हुकूमतों के फरमान को सही मान्यता देना सही है? बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में यदि आप ऐसी हुकूमतों के फरमान को रखने की कोशिश करते हैं तो दिस इज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी सरकार ने अगर बैक डेट से वो बंद किया है तो उस फ्रॉड को रोकने की पूरी व्यवस्था की है। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जमींदारी उन्मूलन 1948 में हो गया, मगर ये बाद में जमींदार कैसे क्रिएट हो गए? हमने बचपन में विनोबा भावे, हम लोग के जन्म से बहुत पहले की बात है, विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन की बात सुनी थी, जिसमें जमींदारों से पैसा लेके जमीन लेके गरीबों को दी जाती थी। पर सभापति महोदय, कभी आपने सुना कि गरीबों की जमीन जमींदारों को मिल जाए? वो 2013 के बोर्ड ने वो व्यवस्था कर रखी थी, यानी वो भूदान आंदोलन था गांधी जी के शिष्य विनोबा जी का, तो आज के गांधियों के नेतृत्व में भू हड़प आंदोलन शुरू हो गया। ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए फैसले पर उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील दायर करने का प्रोविजन है। आज भी 14 लॉ ट्रिब्यूनल है। आज भी माननीय उपसभापति महोदय, देश में करीब 14 लॉ ट्रिब्यूनल है। आप दिखा दीजिए कि कोई भी ट्रिब्यूनल जिसके डिसीजन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। ये मुझे समझ में नहीं आता है विपक्ष के लोग लोकतांत्रिक प्रोविजन जो था उसको बचाने के लिए क्यों परेशान है। मैं खास करके अपने पार्टी जनता दल यूनाइटेड और हम लोग के नेता नीतीश को